हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं घटना चक्र 2022 की सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है कि मानसून पे पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिट्टी, और मिट्टी में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। बाकी इसके बाद हम इस पर जलोढ़क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और अल्कलाइन मिट्टी, ये सारी मिट्टियों को हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास पे हम स्टार्ट कर रहे हैं काली मिट्टी। तो देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को रेगुर मृदा या कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से जानते हैं। तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल चेरनोजम, ये अलग अलग इसके नाम हैं। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट के लावा के अपक्षयन और अपर्दन के कारण हुआ, यानी कि जो बेसाल्टिक लावा था उसका जब विघटन हुआ तो उससे मिट्टी का निर्माण हुआ। और ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और साथ ही साथ यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 16% भाग पर, 16.5% भाग पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम है, पोटास है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, इसकी कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि हमारे भारत में जो भी मिट्टी पाई जाती है उस सभी मिट्टियों में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी तो पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो रंग होता है, काला रंग कैसे होता है? तो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म यानी ह्यूमस भी थोड़ा बहुत होता है। ह्यूमस क्या होता है? जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की, जब वो गिर जाती हैं ज़मीन पे तो धीरे धीरे जो है कि विघटित हो जाती है और उनका रंग काला हो जाता है। तो आप देखेंगे कि पेड़ों के आसपास की जितनी भी मिट्टी होती है वो सामान्यतः ब्लैक कलर में हो जाती है, क्योंकि जो पत्तियां हरी होती हैं, पीली होती हैं, जब वो ज़मीन पर गिरती हैं, जब उनका विघटन होता है, अवशोषण होता है, तब वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है। और इसीलिए पेड़ के आसपास की जड़ जहाँ पे होती है वो मिट्टी पूरी ब्लैक देखने को मिलती है। तो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। तो देखते हैं इसके बारे में और आगे क्या डिटेल्स हैं। चलिए यहाँ पर और थोड़ा सा देखते हैं कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। तीव्र जल धारण का मतलब तेजी से ये जल को ग्रहण करती है और यह भीगने पर तो ठोस हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने पर ये आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, जो फटी हुई लगती है। और इसे स्वतः जुताई, जैसे हम लोग खेत में जाओगे आप, तो इस तरीके से जब आप हल चलाओगे तो बीच में जो है कि अगर आप हल चलाने पर इस तरीके से लाइनें बन जाती ना, आलू की खेती करते समय या लहसुन प्याज की खेती करते समय। लेकिन यही विशेषता इसकी भी दिख रही है कि जब ये सूखने के मौसम में आती है, मई जून की जुलाई में, तो दरारें आ जाती है, इसकी मिट्टियाँ फट जाती हैं। इस तरीके से ऐसा लगता है कि इस पर किसी ने जुताई की हो। तो इसलिए इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल या स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर मृदा है, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका रही है। तो अब हम आगे देखते हैं इस पर कुछ संबंधित एमसीक्यूज। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्टिक लावा कहाँ मिलता है? आपके दक्षिण भारत के इन सभी रीजन में जो है कि आपको देखने को मिलता है। तो रेगुर मिट्टियाँ लावा किसके? बेसाल्टिक लावा से निर्मित हुई हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो हमने देखा अभी विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान, ये यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स यूज की गई। विदरी फिसर ज्वालामुखी जो चट्टान है, इसी को हम बेसाल्टिकल लावा को भी कहते हैं। जो बेसाल्टिक लावा था, इसी के अपक्षयन से ही जो है कि आपकी काली मृदा का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का रेगुर नाम भी कहते हैं। इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, चेरनोजम भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। और यह किसकी खेती के लिए फेमस है? तो कपास की खेती के लिए जो है कि इसको सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो रेगुर के नाम से भी जानी जाती है।
अगला प्रश्न है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो रेगड़ मिट्टी मतलब रेगुर मिट्टियाँ होती हैं, तो यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ह्यूमस या जीवाश्म प्रचुर मात्रा में छोड़ो बहुत ही कम मात्रा में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आर स्टेटमेंट गलत है और ए स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसका रंग काला क्यों होता है। अभी हमने इसको पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, काली कपास या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए, खेती के लिए तो उपयुक्त होती है, लेकिन इनमें जैव तत्व अर्थात ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो केवल ए स्टेटमेंट सही होगा, आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये तीनों ही हमारी भारतीय मिट्टी में बहुत कम मिलते हैं। तो ए तो सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा गया है। तो ये आपकी कपास की काली मिट्टी होगी, अतः सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी, या इसी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। यहाँ पे लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लावा मिट्टियों का मतलब होता है जो लावा के अपक्षयन से बनती हैं। तो ये मालवा के पठार में स्थित होती हैं, इसी को हम काली मिट्टी से भी संबंधित कहते हैं। जो दक्कन का ट्रैप होता है वो मालवा के पठार का ही पार्ट होता है। मालवा के पठार की मिट्टी प्रमुख रूप से कौन सी है। तो काली मिट्टी है। कौन सी है। काली मिट्टी है। इस मिट्टी को या इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, यानी जल के धारण करने की क्षमता अधिक होती है। वह कौन सी मृदा है। काली मृदा है। कौन सी। काली मृदा है। अगला है, झारखंड में काली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो राजमहल की पहाड़ियों पर, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों पर ही केवल यह काली मिट्टी पाई जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, यह तो सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह गलत है, क्योंकि काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट आपकी मृदा है, जिसको हम लेटराइट मृदा कहते हैं। तो हम इसका भी अध्ययन अभी इसी क्लास में करेंगे। देखते हैं, लेटराइट मिट्टियाँ सर्वप्रथम 1905 में बुकानन द्वारा किया गया था इसका अध्ययन, और इसका नाम जो लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यानी भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। मतलब जब ये मिट्टी भीगी होती है, इसमें नमी होती है, पानी होता है, तो ये बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन सूखने पर बहुत ही कड़ी और कठोर हो जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। यानी जब मानसून अच्छा होता है तो यह मिट्टियां सामान्यतः भीगी रहती हैं, मुलायम रहती हैं, लेकिन जब मानसून चला जाता है आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो ये मिट्टियां बहुत ठोस हो जाती हैं, बहुत ही कठोर हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निछालन क्रिया के परिणाम स्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निछालन की प्रक्रिया के स्वरूप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और आइए हम इसमें और भी पढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टियाँ आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ होती है। आर्द्र प्रदेश का मतलब जो नमी युक्त होती है, जिसमें बारिश अधिक होती है, जिनकी उर्वरता कम होती है। क्यों। क्योंकि जितने भी खनिज होते हैं वो सारे के सारे निछालित होकर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और जिससे उनकी उर्वरता कम हो जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, उर्वरता कम देखने को मिलती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता तो पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्व अर्थात कि ह्यूमस की कमी मिलती है। और मैंने आपको बताया कि भारत में कोई भी मिट्टी जब आप देख रहे होंगे, चाहे वो लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी हो, जलोढ़क मिट्टी हो, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी तो सामान्य रूप से मिलेगी। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जा रही है, मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में।
आगे देखते हैं, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल राज्य में है, मालाबार तटीय प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र में। तो सर्वाधिक विस्तार केरल में है और महाराष्ट्र में है। लेटेराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। क्या होती हैं? अधिक अम्लीय भी पाई जाती हैं ये ऊपर की ओर। आइए इस पे अब हम कुछ प्रश्न कोश करते हैं। प्रश्न देखते हैं, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सी सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, यह तो गलत हो जाएगा, मैंने अभी बताया। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं केरल, कर्नाटक और ये इस क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है और पहला भी सही है क्योंकि सामान्यतः लाल रंग की होती है। तो 1 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा भारी वर्षा होती है वहाँ पर तो यह होती ही होती है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है। देखिए ये असम ओडिशा में तो पाई जाती है परंतु ह्यूमस समृद्ध नहीं होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही सही होगा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र को उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है और अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है कि मखरला यानी कि लेटेराइट प्रकार की है। तो आइए अब हम इसके आगे उत्तर को देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि क्या कह रहा है। तो सी ऑप्शन सही बता रहा है कि आर गलत है और सी सही है, अर्थात प्रश्न काल में जब पूछा गया था प्रश्न तो पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% था। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी लीचिंग से निर्मित होती है। भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है और आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती यहाँ पे। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य मतलब लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में मिलेगी, अर्थात केरल में जो है कि सबसे अधिक यहाँ पे इसका विस्तार देखने को मिलता है और दूसरा नंबर जो है कि आपका महाराष्ट्र का आता है क्योंकि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में यह मिट्टी ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी हैं। तो आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, जहाँ वर्षा की वजह से गीली होती है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं यानी बहुत अधिक लीचिंग होती है इसमें। और अगला दे रहा है आपका, उनकी उर्वरता कम होती है और उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी नहीं, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस ये सभी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर हो जाता है? लोहे के अतिरेक यानी लोहे की अधिकता होने के कारण वो अनउर्वर यानी कि अनउपजाऊ हो जाता है। तो लेटेराइट मृदा होती है क्योंकि लेटेराइट मृदा में लोहे की तो अधिकता पाई जाती है परंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है। अब नेक्स्ट आपका आता है दोमट या जलोढ़ मिट्टी, तो हम इसको भी यहीं पर कवर करते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी को। तो पढ़ते हैं पहले कि दोमट या जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है बहाकर उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये जो जलोढ़ मृदा है वो भारत के लगभग 33.5 यानी कि लगभग 34% भागों पर जो है कि इनका विस्तार है। मुख्य रूप से यह पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में भी फैली हुई है। अब पंजाब से असम के बीच में तो ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा और आपकी गंगा जैसी महान नदियां आ गई, यमुना आ गई, लेकिन उसके बाद दक्षिण भारत की भी ये प्रमुख नदियां हैं जिनमें यह मिट्टियों का निर्माण होता है। इनका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इनके रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास,
फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई थी। देखिए एक अभी तक की ऐसी मिट्टी मिली है दोमट मिट्टी जिसमें आपको पोटास भी मिलेगा, फास्फोरक भी मिलेगा, चूना भी मिलेगा और जैव पदार्थों की प्रचुरता भी पाई जाती है। परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की यहाँ भी कमी देखने को मिल रही है। फलीदार जो फसलें होती हैं इनकी खेती से इनमें तेज़ी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब फलीदार फसल में जैसे आपका जो है कि बीन्स हो गया या जो है कि लोबिया हो गई, ये सारी जो फलीदार फसलें हैं इनकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव होता है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्व उपयुक्त होती हैं जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। इसमें सामान्यतः दोमट मिट्टी 40% बालू होता है, उसमें 40% क्ले होती है और 20% गाद होती है। इसके कारण ही इसमें जो है कि इसका निर्माण होता है। जैसे किसी भी मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो बालू, सिल्ट यानी कि मृतिका और साथ ही साथ गाद, इन तीनों को मिला के ही होता है मुख्य रूप से। तो इसमें रेशियो आपका 40% बालू, 40% क्ले यानी मृतिका और 20% गाद होती है। बलुई दोमट मिट्टी की बात करेंगे, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि आप देखें कि बालू में क्या होता है, पानी रोकने की क्षमता नहीं होती, सारा का पानी क्या होता है नीचे चला जाता है क्योंकि इसमें जो रवे होते हैं यानी बालू के जो दाने होते हैं वो बहुत ही भारी भारी होते हैं यानी कि बड़े बड़े, और इस वजह से यहाँ पे जो सुराख होता है इस तरीके से पानी इसके नीचे चला जाता है। लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही महीन महीन आपस में चिपकी हुई रहती है, इसीलिए पानी को निकलने की जगह नीचे नहीं मिलती है और यह मिट्टी गीली रहती है जबकि यह मिट्टी सूख जाती है जो आपकी बलुई मिट्टी है। आइए और भी हम इससे समझ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ तो ये मैप दिया हुआ है भारत का कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। फिर देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टियों को मुख्य रूप से दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होती है नवीन जलोढ़क मिट्टी जिसको हम खादर कहते हैं, दूसरी होती है प्राचीन जलोढ़क मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं। तो खादर की विशेषता क्या है? इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नवीन परत का जमाव होता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा जो खनिज पदार्थ लाए जाते हैं वो मिट्टी पर जो है कि नवीन परत के रूप में जमा दिए जाते हैं और वहाँ पे जब हम किसी भी फसल की खेती करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो ये हमेशा क्या रहेगी? खादर उर्वर रहेगी। अगला देखते हैं बांगर के बारे में। तो बांगर की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर होती है कुछ ऊंचाई पर और इस मिट्टी का रंग गहरा पीला होता है जिसमें चूनेदार कंकड़ अधिक पाए जाते हैं यानी कि चूनेदार कंकड़ टाइप के अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवड़ीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव देखने को मिलता है और इस मिट्टी की क्या होती है? कम उर्वरता होती है और नियमित उर्वरकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। किसान अगर इस मिट्टी पर खेती कर रहा होता है बांगर पे तो सामान्यतः उसे बार बार जो है कि क्या करना पड़ता है? पेस्टिसाइड वगैरह, उर्वरक, रासायनिक खाद, ये सारी चीज़ों को डालना पड़ता है। अगला है भाबर। अगर हम भाबर की बात करेंगे तो शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं जिनकी मिट्टी स्थूल गुटिका युक्त होती है, इसे भाबर भी कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता परंतु फास्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राड़ के नाम से। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा आपने कि खादर आपने सबसे ऊपर देखा जो कि बाढ़ युक्त क्षेत्र होता है, फिर आपने बांगर देखा जो कि बाढ़ युक्त क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए इसकी ज़मीन उपजाऊ कम होती है जबकि इसकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज करते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही कथन है उसको चुनना है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पर पाई जाती है, यह तो गलत हो गया। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यह भी गलत है। हमने अभी पढ़ा कि फास्फोरस तो इसमें बहुत कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन आदि नामों से भी जानी जाती है और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो यह भी गलत है कि मिट्टी तो उपजाऊ होती है। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? फास्फोरिक एसिड, और हमने अभी क्या पढ़ा? यहाँ पे फास्फेट की कमी है। देखिए यहाँ पे ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है लेकिन फास्फेट की कमी होती है, और यहाँ पे दे रहा है फास्फोरिक एसिड, तो इसलिए इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यह सही माना जाएगा।
आप यहाँ देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला देखते हैं हम इसमें, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़क मृदा को माना जाता है, जो नदियों के बहाव से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियों या कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो उसे हम कहते हैं जलोढ़क मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो कछारी मृदा। कछारी मिट्टी को ही जो है कि जलोढ़ मृदा भी कहते हैं हम लोग। कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और लगभग 34% क्षेत्रफल पे जो है कि इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहता है? पुरानी कछारी मिट्टी का मतलब हो गया जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, तो उसे हम बांगर कहते हैं। और यह मिट्टी सामान्यतः क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट, क्योंकि बालू वाली जो मिट्टी होती है वो जल धारण नहीं कर पाती है, सारा जल उसका नीचे बहकर निकल जाता है। अगला है, दुम्मटी या लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? मतलब इस मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, क्योंकि चिकना भी मिलता है, बालू भी मिलता है, पाशु भी मिलता है। पाशु मतलब कि सिल्ट, क्ले और जो है कि सैंड, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला है आपका नोट्स, मिट्टी पर विविध। अब हम जो है कि देखते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे मिट्टी और विविध, यानी कि मिट्टियों से संबंधित जो भी विविध प्रश्न बन सकते हैं, विविध मिट्टियां हैं, उन पे बारे में हम डिटेल से चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं हम और आगे की चीज़ों को कवर करते हुए। राष्ट्रीय मिट्टी जो सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन जो ब्यूरो है, उसने अपने नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि जो लाल मिट्टियां हैं वो लगभग भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 26.8% क्षेत्रफल पे जो है कि है। लाल मिट्टी का निर्माण भी जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। तो इसमें प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो रेगुर मिट्टी है वो तो आपकी बेसाल्ट चट्टान से था, लेकिन लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कायांतरित चट्टानों से होता है। इस मिट्टी में सिलिका आयरन की बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe, जो फेरिक होता है, जो आयरन होता है, उसकी अधिकता की वजह से ही जो है कि इसका रंग लाल होता है। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, जैसे टिटैनी फेरस जो है कि हमने पढ़ा था, किसके लिए? काली रंग की मृदा के लिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और छोटा नागपुर पठार झारखंड में भी पाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है थोड़ी सी। पर्वतीय मिट्टियों की बात करेंगे तो कुछ जो पर्वतों में निर्माण होता है, जैसे हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर जो है कि 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में इसका निर्माण होता है। ये मिट्टियाँ छिछली होती हैं, यानी कि कम पकी होती हैं, अर्थात अपरिपक्व होती हैं, और इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की सी अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों की बात करेंगे तो इसका विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में होता है, यानी कि जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात का, कच्छ गुजरात का और दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में यह मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे रेत और बजरी, जो रेत और बालू या बजरी होती है, इसी से इसका निर्माण होता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं अगर होगा तो देखते हैं, जैसे जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है, किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, तो ये वो जो है कि दलहनी फसलें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन की प्रमुख रूप से स्थिरीकरण होता है। क्योंकि किसी भी पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, लेकिन कोई भी पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, तो इसलिए कुछ पौधों के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है।
आइए इससे हम कुछ प्रश्न बनने हैं वो देखते हैं कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिल सकती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे तो ये हमें मिलेगा राजस्थान के क्षेत्र में। अगर हम काली मिट्टी की बात करते हैं, रेगुर मिट्टी, तो ये हमें मिलेगी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। और लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ये हमें मिलेगी आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका सही मिलान हो गया है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसका अधिक किसकी मात्रा अधिक होगी। तो कैल्शियम की यहाँ पे मात्रा तो अधिक मिलेगी, लेकिन एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी कमी देखने को मिलेगी, हमें इनकी कमी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मृदा को नाइट्रोजन कौन देता है, तो यहाँ पे मटर आ जाता है आपका। कौन सा आ जाएगा, मटर आ जाएगा, क्योंकि यह क्या करता है, जैसे आप देखेंगे बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, ये सारी की सारी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द को उगाया जाता है, क्योंकि उड़द क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे पौधों की उर्वरता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है। तो मिट्टी लाल क्यों होती है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता देखने को हमें मिलती है। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होने की वजह से ही यह मिट्टी लाल रंग की देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। कौन से सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, जस्ता की, क्योंकि जस्ता की जो है कि सर्वाधिक कमी हमें भारतीय मिट्टियों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, ये बात सही है। जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित तो है, लेकिन ह्यूमस की प्रचुर मात्रा है, ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। इसीलिए ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, करेवास या करेवा मृत्तिका जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार है, केसर की खेती के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय में ऐसी मिट्टी जो है कि उपयोगी पाई जाती है, जो कि करेवा मिट्टी में ही इसकी खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। वो मिलता है आपकी चिकनी मिट्टी में, क्योंकि जो है कि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और यह मिट्टी क्या करती है, अपने अंदर पानी को बनाए रखती है, पानी को खत्म नहीं होने देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। वो होती है मृत्तिका। मृत्तिका मिट्टी का जो है कि व्यास होता है बहुत ही कम, यानी इसके जो कण होते हैं बहुत ही महीन कण देखने को मिलते हैं। और अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, अम्लीय या क्षारीय मृदा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।